आपने भी दिल्ली आने का सोचा है तो आपका हर एक डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो A to Z खाना पीना रहना सहना सारा जो भी है ट्रांसपोर्टेशन तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में और मैसेजिंग करके बोला था कि आप इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाओ इस चीज़ पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी भी दिल्ली में नहीं आए हैं, दिल्ली में आना चाहते हैं, हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे डाउट होते हैं। डाउट क्या होते हैं, जैसे जब मैंने आना था ऑब्वियसली मेरे भी थे कि अगर मैं दिल्ली में जाऊंगा मैं कितने पैसे बचाऊंगा, कितनी मेरी सेविंग होगी, कितने मेरे पैसे रहने में लगेगी, कितने खाने पीने में लगेंगे, है ना, किराया मेरा क्या होगा। तो ऐसी ना बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता होती जब हमें दिल्ली में आना है। मेरे भी कुछ दोस्त थे, आपके भी होंगे, वो हमें बताते हैं कि यार दिल्ली में अगर आप जाते हो ना वहाँ पे रहना बहुत महंगा है, खाना बहुत महंगा है, अगर आप 20,000 कमाओगे तो आपके 20,000 खर्च हो जाएंगे या हो सकता है उससे भी ऊपर खर्च हो जाए। ऐसी ना बहुत सारी र्यूमर्स आप भी सुनते हो, मैं भी सुनता था। तो इस चीज़ के बारे में जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे तभी पता चला, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने, मेरे कुछ कलीग थे जिन्होंने मुझे बताया कि नहीं वहाँ पे इतना खर्चा है, इतना खर्चा है, और वो अभी वहीं पे थे, वो खुद पंजाब में हैं और फिर भी वो मुझे इतना खर्चा बताते थे। तो मैं भी सोचता था कि यार नहीं नहीं कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके 1 साल वहाँ पे काम किया। तो यहाँ पे उसके बाद में आया, मन तो मेरा नहीं था दिल्ली आने का, क्योंकि बहुत एक वो होता है ना, क्योंकि हमने सब जगह से यही सुना होता है, तो इसलिए हमारे भी मन में होता है यार वहाँ पे पता नहीं कैसे होगा, सब बोलते हैं इतना खर्चा, इतना कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्या करना है। लेकिन मन में ना वही चीज़ होती है कि यार जैसे छोटे होते हम बच्चे को रोकते हैं ना कि बेटा उधर नहीं जाना है, वहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे नहीं जाना है, तो वो चीज़ बच्चों को करनी ही करनी होती है। तो वही चीज़ मेरे अंदर भी थी। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि चलो दिल्ली चलते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं पे करेंगे। तो फिर मैंने आखिर वो सोचा यार कोई नहीं, देखी जाएगी, मैं खुद ही चला जाता हूँ। मैं दिल्ली आ गया। पहले साल मेरा ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ और मैंने काफ़ी ज़्यादा सेविंग करी। तो उसी के बारे में अपने 3 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपका कितना खर्चा होगा, कितना आप बचा पाओगे। तो A to Z खाना पीना रहना सहना सारा जो भी है ट्रांसपोर्टेशन जितना भी खर्चा होता है वो सारे की इसी वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो के साथ शुरू से एंड तक ज़रूर बने रहना। अगर आपने भी दिल्ली आने का सोचा है तो आपका हर एक डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा, बस वीडियो के साथ शुरू से एंड तक बने रहना। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पूरी देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना जिन्होंने आपको ऐसी वाली र्यूमर सुनाई है कि वहाँ पर ऐसे खर्चा है, ऐसे खर्चा है। तो आज मैं आपके पूरे A to Z डाउट क्लियर करने वाला हूँ। ये वीडियो बनानी मेरे लिए ज़रूरी इसलिए भी थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी मेरी वजह से, मैं अपनी वजह से तो नहीं कहूँगा, मतलब मेहनत तो उनकी थी, लेकिन क्वेश्चंस मेरे उन्होंने फॉलो करे तो उसी में से सब ने यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल की इंटरव्यू क्लियर कर ली और आज वो सक्सेसफुली यहाँ पे जॉब करनी स्टार्ट भी कर दी है। और जो जो स्टूडेंट जॉब करने लग गए हैं उनकी मेरे पास जो लिस्ट है वो 100 पूरी हो गई आज। तो मैंने एक बुक स्पेशली लगा रखी है और वो सारे स्क्रीनशॉट जो उन्होंने मुझे भेजे कि थैंक यू सर हमारी जॉब लग गई, हमें 25,000 की जॉब मिल गई, हमें 22,000 की, कोई 25 की, किसी की ऐसे मिल गई। तो हर कोई जो जो भी मैसेज करता है मैं उनके स्क्रीनशॉट मैंने ज़रूर लेके रखे और मैंने सबका एक फ़ोटोकॉपी लिया और मैं डायरी पे लगाता जा रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज वो 100 पूरे हो गए हैं। तो आई होप कि आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊं और आप सबको हेल्प मिले जॉब लेने में, मेरा बस यही एक मोटिव है। तो खैर अभी हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो जब भी हमने इंटरव्यू के लिए आना होता है पहले आपने अपना मन बना लिया कि आपको दिल्ली में आना है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है ये होता है कि अगर आप दिल्ली से बाहर हो तो आपके पहला जो मन में सवाल आता है, जो कि मेरे भी आया था, कि मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मैं कहाँ पे रहूँगा, मुझे 1 दिन रहना पड़ेगा, 2 दिन रहना पड़ेगा, तो मुझे तो रहना कैसे होगा, कहाँ पे रहूँगा, बहुत दिक्कत आएगी। तो अगर ऐसा आपके भी मन में आता है तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने आना है, अगर आप दिल्ली से बाहर रह रहे हो, आपको क्या करना है कि जैसे आपको मंडे को आके इंटरव्यू देनी है तो आपको क्या करना है, संडे को आपको रात को चलना है। रात को आप चलो ताकि सुबह 7 बजे तक आप दिल्ली पहुंच जाओ और सीधा आप हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए आओ। इंटरव्यू एक हॉस्पिटल में, एक दिन में आप एक ही हॉस्पिटल में इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। जहाँ पे भी आपने आना है तो सीधा इंटरव्यू दे के उसके बाद आपका अगर क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छा है,
अगर नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहे होता है चाहे नहीं होता, आपको क्या करना है, जिस भी हॉस्पिटल के लिए आप आए हो पहले आप ये चीज़ देख लो कि आपको किस हॉस्पिटल में आना है, फिर वहाँ पे एग्जैक्ट उसके बीच में एक लोकेशन देखो, यहाँ पे आपको रूम लेके रहना है। तो ओयो में आप रूम सेलेक्ट कर सकते हो, सीधा किसी भी होटल में जाके 600 से लेके 1000 में आपको एक अच्छा रूम मिल जाएगा एक रात रहने के लिए। ठीक है, तो आप पहले इंटरव्यू दो, उसके बाद अपना घूमो फिरो, रूम में जाओ, उसके बाद अपनी थोड़ी बहुत और तैयारी करके अगर आपकी क्लियर हो भी जाती तो भी आपको नेक्स्ट जो आपने हॉस्पिटल सोचा हुआ है इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पे जाओ, वहाँ पे भी इंटरव्यू दो, कंपैरिजन करो कि कहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, जहाँ पे भी आपको सैलरी अच्छी मिल रही है वहाँ पे आप ज्वाइन करो। उसके बाद अपना जब ज्वाइन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, इंटरव्यू क्लियर होता है, बात कर लो कब आपको ज्वाइन करना है। उसके बाद जब आपका हो जाता है तो उसके बाद आप रूम की सिलेक्शन कर लो कि आपको कहाँ रूम में रहना है। अगर आप फीमेल हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप हॉस्टल में रह सकते हो, लेकिन अगर आप मेल हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ रूम लेना है, तो फिर उसी हिसाब से आपको रूम भी देखना है और फिर अपना नेक्स्ट डे का टिकट करवा के जाओ वापस। उसके बाद अपना रूम जो आपने सेलेक्ट कर लिया है तब अपना सारा सामान लेके आके शिफ्ट हो जाओ, तो उसके बाद अपना हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो। तो अभी हम बात करते हैं कि अकोमोडेशन का क्या खर्चा होता है दिल्ली में। तो देखो, अगर आप फीमेल हो तो आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा क्योंकि हर हॉस्पिटल आपको हॉस्टल प्रोवाइड करेगा, लेकिन हॉस्टल बस फीमेल के लिए, मेल के लिए हॉस्टल नहीं होता। 100 में से 5% कुछ ऐसे हॉस्पिटल होंगे जो कि मेल को भी हॉस्टल देते हों, लेकिन मोस्टली मेल को कोई हॉस्टल प्रोवाइड नहीं होता, ओनली फीमेल को होता है। तो अगर आप फीमेल हो तो आप इतना सोच के चलो कि आपका 1500 के हिसाब से हॉस्टल वाले चार्ज करेंगे। तो अगर आपकी मान लो 25,000 सैलरी है, उसमें से आपको ओनली 1500 हॉस्टल का रेंट देना है, इससे ज़्यादा आपका अकोमोडेशन का कोई खर्चा नहीं है। और इसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं अलग से रूम लेके रहूँ, लेकिन क्योंकि जैसे बहुत सारी लड़कियों को होता है कि अगर वो फ्रेंड सर्कल में आते हैं उनको ये होता है कि चलो बाहर रहेंगे, थोड़ा सा अपना मतलब कोई रोक टोक नहीं होती कि आपको इतने बजे से बाद बाहर नहीं जाना, इतने बजे से पहले बाहर नहीं जाना, लिख के देना पड़ता है, ये सब बहुत मतलब ऐसा होता है। तो अगर आप अपना अलग से रहना चाहते हो तो भी मैं बता देता हूँ कि आपको कितने में रूम मिलेगा। तो अगर आप फीमेल हो चाहे मेल हो, आपको सिंगल रूम चाहिए। अगर आप अकेले आ रहे हो तो आपको ओनली सिंगल रूम चाहिए। सिंगल रूम में आपका आराम से चल जाएगा। तो किसी भी एरिया में आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे आराम से अगर आपने सिंगल रहना है तो आपको 5000 रुपीज़ चाहिए एक रूम का रेंट देने के लिए। उसमें आपका पूरा रेंट चला जाएगा और साथ में बिजली पानी का मिला के कुछ 300-400 ऊपर नीचे होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो वो आपको रेंट देना होगा। तो 5 से 6 हज़ार में आपको सिंगल रूम मिल जाएगा। तो अगर आपने अकेले रहना है तो आपको इतना चार्जेस देना पड़ेगा रहने के लिए। उसके बाद अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आ रहे हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो अगर आप 2 से 3 जने हो तो आपको 1 BHK रूम चाहिए होगा। 1 BHK में ऐसे होता है कि एक रूम होगा, उसके साथ एक हॉल होता है, मतलब जितना आपका रूम होता है उतना ही आपका एक हॉल होता है, साथ में एक किचन होता है और साथ में एक सेपरेट वॉशरूम होता है। तो मतलब ये चारों चीज़ें आपको 1 BHK में मिल जाएगी। तो इसका जो रेंट होता है अराउंड 7000 to 10,000, मतलब 10 से ऊपर नहीं जाएगा और 7 से नीचे नहीं आएगा। तो किसी भी एरिया में चाहे रह लो, लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप 3 लोग आ रहे हो तो आप 10,000 में मतलब बहुत आपको अच्छा वाला 1 BHK रूम मिल जाएगा। इसमें ये होगा कि अगर आप 3 लोग हो तो आपको डिवाइड कर लोगे 3300 रुपीज़ आएगा पर बंदे को। तो मतलब 3000 से 3500 रुपये आपका पर बंदे को आएगा। तो इसमें आपका बहुत अच्छा रूम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप 3 से ज़्यादा लोग हो और आप 2 BHK लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। जो उसका जो आपको कॉस्ट पड़ेगी 11,000 से लेके 14,000 के अंदर। तो इतनी कॉस्ट होती है अगर आपने 2 BHK लेना है। तो 2 BHK में ये है कि मतलब आपको 2 रूम मिलेंगे और एक हॉल मिल जाएगा। उसमें आपको किचन भी अलग अलग मिलेगा और साथ में आपको वॉशरूम भी 2 मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको फिर ही ज़रूरत होती है अगर आप 4 बंदे आ रहे हो या 4 से ऊपर हो, तब आप वो ले सकते हो। तो उसमें भी आपका डिवाइडेशन हो जाएगा। तो मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर ही सारा बोझ आ जाएगा, आपका डिवाइडेशन होके वो भी आपको 3 to 4,000 रुपीज़ पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो है अकोमोडेशन। अगर मैं अपनी सजेशन दूँ तो आप हमेशा कोशिश करो कि अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ही आओ, अकेले कभी मत आओ, क्योंकि अगर अकेले आते हो तो यहाँ पे आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। आपकी सैलरी का 5 to 6,000 तो आपका रूम में चला जाएगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो आप 2 या 3 बंदे आओ तो आपको पैसे कम लगेंगे रहने के। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है खाना। खाने का ये सीन होता है कि अगर आप फीमेल हो और हॉस्टल में रह रहे हो तो वहाँ पे जो आपका खाना है
वो अराउंड 1500 रुपीज़ आपका खाने में जाता है। 1500 रुपये में आपको तीनों टाइम का खाना मिल जाएगा अगर आप हॉस्टल ले रहे हो। तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही चीपेस्ट प्राइस है खाने का। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आप हॉस्टल में रहना है उसके लिए 1500 है, और अगर आपको खाना भी हॉस्टल में चाहिए तो 1500 है। तो मतलब टोटल मिला के आपको 3000 रुपीज़ देना है ओनली, रहना और खाना। ये दोनों ही सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आपके सबसे ज़्यादा पैसे लेके जाते हैं। इसलिए हॉस्टल में खाना और रहना बहुत ही चीपेस्ट है, और आपको बहुत ही सस्ते रेट में रहना और खाना दोनों चीज़ें मिल रही हैं। और दूसरा, अगर आप हॉस्टल के बाहर रह रहे हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, और खाने की अगर बात करें, जो भी मतलब आप नॉर्मल खाना हम खाते हैं उसके लिए जो खर्चा है वो होता है बाहर से। अगर मंथली आप ग्रॉसरी मंगाते हो ईजी डे से, या फिर आप मंगवाते हो विशाल मेगा मार्ट से, मतलब ऐसी जगह से अगर आप ग्रॉसरी ख़रीदते हो, तो आपका, अगर आप 3 बंदे हो तो आपका आराम से 6-7,000 तक का तो यही चला जाएगा। क्योंकि ईजी डे या विशाल मेगा मार्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें अट्रैक्टिव दिखती है। जब हम इसके अंदर जाते हैं तो मान लो आपने कोई सोप लेना है, तो आप जब सोप वाली लाइन में एंटर करते हो तो सोप आपको सबसे पीछे रखा हुआ दिखेगा, लेकिन उसके आगे आपको कंडीशनर, पता नहीं क्या क्या, मतलब दुनिया भर की चीज़ें आपको ऐसे डिस्प्ले पे करके दिखाई होगी जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, और आप वो सारी चीज़ें उठाते जाते हो, और जो सोप जिसकी वजह से आप उसमें एंटर करे थे वो आप उठाते हो एंड पे। तो इस सोप लेने गए और आपने कम से कम 600-700 रुपया ऐसे ही लगा दिया। इसलिए आप अगर वहाँ पे जाओगे तो आपका बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप नॉर्मल दुकान में जाओगे, जैसे बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स होती है जहाँ पे जो कि ग्रॉसरी का सामान देते हैं, A to Z वहाँ पे हर चीज़ मिलेगी। लेकिन वही है कि वहाँ पे आपको सामने रखी हुई नहीं मिलेगी, आप बाहर काउंटर पे खड़े होगे, आपको जो चीज़ चाहिए आपको बस लिखवानी है। तो इसलिए वहाँ पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आप कोई भी अननेसेसरी चीज़ नहीं खरीदते हो, जो चीज़ आपको चाहिए वही चीज़ आप खरीद रहे हो, तो आपका जो खर्चा है वो हाफ़ हो जाएगा उससे। तो अगर मैं अपनी बताऊँ तो हम जैसे 3 लड़के रहते हैं अपने रूम में, तो यहाँ पे जो हम खरीदते हैं, पहले हम ईजी डे से लेते थे तो हमारा 10,000 तक भी चला जाता था कई बार ऐसे ही। मतलब उसने ये उठा के डाल लिया, इसने ये उठा के डाल लिया, बस ऐसे डालते जाओ, और एंड में जब पता चला भाई 10,000 बन गया तो फिर हम शर्म के मारे ना कुछ निकाल भी नहीं सकते उससे। तो इसलिए उसके बाद हमने भी, अभी एक काफ़ी बड़ी शॉप है यहाँ से हमने भी लेना शुरू कर दिया अभी ग्रॉसरी। हम जस्ट लिखते हैं उसको और वहाँ पे उसको सेंड करते हैं, और वो खुद खाना, मतलब पूरा जो सामान है वो पैक करके हमारे घर पे भेज देता है। और कभी भी हमारा सामान 3,500 से ऊपर गया ही नहीं है। और आप लगा लो कि हम 3 बंदे रह रहे हैं और 3,500 से ऊपर हमारा कभी नहीं गया। कई बार 2500, कई बार 3,000 ऐसे भी होता है। तो हमारा अराउंड 1,200 तक हमारा पर बंदे को आता है खाने ग्रॉसरी का। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम रेंट दे रहे हैं 10,000 और साथ में हमारा खाना जो है वो है, तो वो मिला के 4,000 में मेरा ये दोनों चीज़ें चल जाती है, खाना और रहना। ऐसे ही आप भी कर सकते हो। और अगर आप सिंगल रह रहे हो तो आपको 1,000 का इनफ है खाना, अगर आप बाहर से ग्रॉसरी का सामान लेके आते हो। तो दोस्तों, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप फिर से हॉस्टल में रह रहे हो, लड़की हो, हॉस्टल में रह रहे हो, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्री हॉस्पिटल की तरफ से। और अगर आप बाहर रह रहे हो, हॉस्टल के बाहर रह रहे हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जैसे पहले आपको बताया कि कोशिश करो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आप अपना रूम लो हॉस्पिटल से। जैसे ये नहीं कि आपका हॉस्पिटल यहाँ पे हो और आपने 10 किलोमीटर दूर अपना रूम ले रखा है, ऐसे नहीं करना है। आपको रूम लेना है वहाँ पे, यहाँ पे आपका हॉस्पिटल है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा फ्री हो जाएगा। बाई चांस आपको 2 किलोमीटर दूर भी मिलता है तो कभी कभी बीच में आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हो, बसेस पे जाते हो या मेट्रो पे जाते हो, तो 5 रुपये लेता है यहाँ पे बस वाला आपको। अगर 2-3 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे जाना है तो 5 रुपये से ज़्यादा बस पे लगते नहीं अगर आप दिल्ली में रहते हो। और अगर आप फीमेल हो तब तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री है, चाहे आप पूरी दिल्ली में घूमो, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में जो फीमेल है, चाहे वो AC वाली बस में घूमे, चाहे वो नॉन AC में घूमे, कहीं भी घूमे, चाहे पूरा दिन घूमती रहे फीमेल कोई, उसका ज़ीरो चार्जेस है, बस में कोई खर्चा नहीं है। लेकिन लड़कों का तो ऑब्वियसली लगेगा, लेकिन उसका भी 5 से 10 रुपये, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होता। ओवरऑल हम मिला के चले तो ट्रांसपोर्टेशन आपको जो पड़ेगी 500 या 1,000 के अंदर पड़ेगी। तो मतलब टोटल मिला के, जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं अपनी बाइक यूज़ करता हूँ, तो मेरा 1,000 रुपीज़ बाइक का खर्चा है पर मंथ का। तो टोटल मिला के मेरा 3,000 रहने का हो गया, 1,000 मेरा खाने पीने का हो गया, ग्रॉसरी का हो गया, और 1,000 मेरा बाइक का हो गया।
मतलब टोटल तीनों जो बड़े खर्चे हैं वो है मेरे 5000 के अंदर मेरा सारा मतलब खर्चा जो है वो हो जाता है। उसके बाद मैं जितनी भी अपनी सेविंग हूँ वो कर सकता हूँ। दोस्तों ये तो हो गया मेन खर्चा जो हमारा जेन्युइन होता है, जो हमारा चाहिए ही चाहिए, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा खर्चा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा खुद का खर्चा जो हम अलग से करते हैं। जैसे आप सोचते हो यार इस बार सैलरी आती है ना, एक मूवी देख के आता हूँ यार, एक नई वाली मूवी आई है, चलो मॉल में चलते हैं वो देख के आते हैं। मॉल में मूवी देखने चले गए, अपने किसी फ्रेंड सर्कल के साथ मॉल में मूवी देखने चले गए, वहाँ पे उसने बोल दिया चल यार पॉपकॉर्न खाते हैं। तो फिर वहाँ पे फिर हमें आएगी शर्म, भाई हम भी 25,000 लेते हैं, हम क्यों पीछे हटेंगे। फिर आप सोचते चलो यार एक पे पॉपकॉर्न ही ले लेते, और पॉपकॉर्न जब वो देगा आपको 600-700 का ओनली पॉपकॉर्न, उसके बाद मूवी की टिकट्स ये वो और कुछ खा पी लिया, तो मतलब 2000 आपका ऐसे ही उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि यार 2000 कैसे उड़ गया। तो ये होते हैं खर्चे। और ऊपर से कहीं मैकडी में चले गए आप, यार आज ना बर्गर खाने का मन कर रहा है, चलो बर्गर खाने चलते हैं। आज ना पिज़्ज़ा का मन कर रहा है, आज बारिश हो रही है, क्यों ना पिज़्ज़ा खाया जाए, चलो पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। पिज़्ज़ा खाने चले गए, वहाँ पे खर्चा हो गया। बीच में हम सोचते हैं यार एक वीकेंड तो ऐसा रखते हैं जब हम पब में जाएंगे, थोड़ा फंक्शन करेंगे, तो वहाँ पे भी हम बहुत खर्चा कर लेते हैं। तो यही होता है मेन खर्चा जो कि आपको कुछ भी सेव नहीं करने देता। तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल वाले कभी भी आपको ये चीज़ बोलते हैं कि दिल्ली में मत जाओ, बहुत खर्चा है, आप सेव नहीं कर पाओगे, वो आपके ऐसे ही दोस्त होते हैं जो बस ऐसे घूमते हैं, फिरते, खाते पीते उड़ाते हैं बस। जो आपके ऐसे दोस्त होंगे ना वो आपको ऐसे ही बोलेंगे कि दिल्ली में मत जाओ। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका 5000 के अंदर आपका पूरा मंथ का खर्चा है, और उसके बाद अगर घूमना फिरना, मॉल जाना, खाना पीना, पिज़्ज़े बर्गर ये वो कुछ नहीं करोगे तो आपका कोई खर्चा नहीं है। उसके बाद अगर आप अपना उड़ाते भी हो तो मान लो 3000, 4000, 5000 मान लो आपने उड़ा दिया, 5000 उड़ाने के बाद आपका 5 और 5 हो 10,000 हो गया। उसके बाद भी आपका 12 से 15,000 रुपया होता है अगर आप सेव करना चाहो तो। फिर चाहे उसकी आप आरडी करवा दो, चाहे उसको आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, चाहे आप उसको स्टॉक्स में डाल दो, मतलब कहीं पे भी डाल के आप सेव कर सकते हो अगर आपने करना हो तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज की वीडियो में मैंने आपके वो हर डाउट क्लियर कर दिए होंगे जो आपको दिल्ली आने के बाद जो भी खर्चा होता है उसके ऊपर जो भी डाउट है वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बस यही मेन खर्चा होता है जो आपका होता है। तो ऊपर वाला जो मैंने आपको बता दिया था कि 5000 से के बिना जो आप 5000 उड़ाते हो, तो उसमें से थोड़ा बहुत लगा लो कि आप डेली दूध वगैरह भी लेते हो या सब्जी वगैरह ये वो लेते हो, तो उसका भी कुल मिला के मतलब आपका 3000 के अंदर अंदर सब कुछ आ जाता है। 3000 अगर आप तीनों में डिवाइड कर दो तो 1000 रुपीज़ ऑनली होता है अगर आप लेते हो। तो ये सब करके भी आपको बहुत सारे पैसे आप सेव कर सकते हो। और अगर जो मैंने अलग से ऊपर 5000 बोला है उसमें से सब्जी वगैरह या आपका दही, जो आपका दूध आप लेते हो, वो सारा अगर वो भी निकाल दे उसका भी आप 1500 निकाल लो। और ऊपर वाला 3000 के ऊपर अगर आप उसमें से 1000 रुपया खर्चा करके 1000-2000 उससे भी बचा सकते हो, तो मतलब आराम से आप 10 to 15,000 सेव कर सकते हो। लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर काम कर रहे हो तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप 10,000 या 15,000 कभी सेव नहीं कर सकते। मैंने भी अपनी पोस्ट बेसिक ऐसे ही करी थी, तो मैंने भी बहुत सेविंग करी थी पहले, 10,000 15,000 मैं ऐसे सेव करता था। तो आप भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जिसका भी दिल्ली आने का मन है, खास करके उनका जिनको आपको लगता है कि हाँ भाई ये भी दिल्ली आने का मन है और आपके साथ आ सकते हैं, जिसके साथ आपका भी फ़ायदा होगा उसका भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। It's caught in the crossfire.